नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कल्प क्लासेज में। मैं मनीष खिचड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों का स्वागत करता हूं कल्प क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है साथियों, इससे पूर्व अपनी जो बातचीत हो रही थी, अपनी जो क्लासेज थी, अपने जो सेशन है वो आयोजित किए गए थे अपने जो गणित के जो ग्रेड थर्ड के जो PYQs क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है साथियों, इस क्लास में हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो जैसा कि मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ भरपूर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें और अपनी जो आपकी जो एग्जाम आने वाली है उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। ठीक है साथियों, आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान अगर आपका किसी कारणवश आपकी वो तैयारी नहीं हो पाई है, आपकी जो जिस उम्मीद में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो तैयारी आपकी नहीं है, तो आपको ये आपकी क्लासें हैं आपकी गणित की, वो आपकी इस क्लासेज में आपकी हेल्प होने वाली है। अगर फिर भी ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि जिसमें आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, कल्प क्लासेज हमेशा आपके साथ है। आपके जो सिलेक्शन है तब तक कल्प क्लासेज आपके साथ है और हमारे तहे दिल से हम चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें नहीं तो अगली जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है उसमें अपना स्थान सुनिश्चित करे। ठीक है साथियों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, बहुपद। ठीक है साथियों, बहुपद में से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता होगी, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय है, वर्तमान में आपको बहुत अधिक आपको पढ़ना पड़ रहा होगा। आप बिल्कुल अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लीजिए, स्ट्रेस से आप दूर रहोगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। ठीक है साथियों, स्ट्रेस देने वाली कोई चीज है नहीं, आपको पता है थर्ड ग्रेड है, बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है। अपन भी आपको सबको पता है, अपन एक ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड आपका जो अंतिम है वो ऐसा है नहीं कि थर्ड ग्रेड के अलावा आपकी जो लाइफ है, आपका जो संसार है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है साथियों, आपको सीखना है। ठीक है साथियों, आपका जो मकसद है वो चीजों को सीखना है। अगर आप चीजों को सीख लोगे, अपने अंदर उतार लोगे, तो आप उस चीज को अन्य जगह पर, दूसरी जगह पर आप उस चीज को देना सीख जाओगे। ठीक है साथियों, आप लोगों का जो उद्देश्य है वो सीखना है और उसके बाद में वो इस प्रकार से सीखना है कि आप उस चीज को आउटपुट दे पाओ। ठीक है साथियों, जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आत्मविश्वास भी आएगा और आपका जो फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप अपना स्थान भी सुनिश्चित करने वाले हो। ठीक है साथियों, तो आज हम अपना जो टॉपिक है रहने वाला है अपना थर्ड ग्रेड का, तो बहुपद, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद के बारे में, अपनी जो छोटी छोटी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है उनके बारे में। तो साथियों, जो बहुपद है, तो सबसे पहले तो हम जानने वाले हैं कि बहुपद है क्या। ये कहानी अपनी बात की बात है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे, जानेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है साथियों, तो बहुपद से पहले हम एक चीज जानते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है साथियों, बीजीय व्यंजक, सबसे पहले हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो साथियों, अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक। हमने अब तक जो संख्याएं पढ़ी है ना, वो जैसे अपन 1 2 3 4 माइनस वाली संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, हमें पता है कि इनका मान कभी 7 का मान कभी 8 नहीं हो सकता, ना ही 7 का मान कभी 6 हो सकता है। ठीक है साथियों, तो हमें क्या पता चला कि जो अपन ने जो संख्या पढ़ी है वो है आपकी अचर संख्या, कांस्टेंट संख्या, इनका मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है साथियों, तो इन सभी राशियों को तो बोलते हैं अचर राशि, इन सभी संख्याओं को बोलते हैं अचर राशि। ठीक है साथियों, इन अचर राशियों के अलावा एक संख्या और अपनी जो बाकी रह जाती है, बच जाती है, वो कौन सी है? अपनी चर राशियां। चर राशियां कौन सी होती है? जिनका कभी मान एक निश्चित मान नहीं होता है, कंडीशन, परिस्थिति और समय के अनुसार उनका मान बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। किसी समीकरण में अपन देखें, किसी गणितीय पद में हम देखेंगे कि जो आपका चर का मान है वो किसी समीकरण में अपना 5 हो सकता है, किसी में -7 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है, किसी में -70 हो सकता है। तो अपने जो चर है उनका मान निश्चित नहीं होता। ठीक है साथियों, समझ गए? इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। समझ गए? इंग्लिश में इनको बोलते हैं वेरिएबल। चर राशियों को हम क्या बोलने वाले हैं? वेरिएबल। ठीक है साथियों, तो इनका मान एक जगह रुकता नहीं है। हमने दो चीज सीख ली है, चर राशियां और अचर राशियां। ठीक है साथियों, तो ऐसे गणितीय पद जिनमें इन चर राशियों और अचर राशियों का समावेश होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं साथियों? बीजीय व्यंजक। ठीक है,
क्या होता है, समावेश होता है। जैसे ये कोई आपका चर है, इस चर के जो गुणांक है, जो गुणा में है, वो मैं 2 रख दूं। ठीक है साथियों, तो ये तो आपका क्या हो गया, अचर राशि, और ये आपकी क्या हो गई, चर राशि। ठीक है साथियों, अब इन दोनों का समावेश हो गया, इस समावेश को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है साथियों, या फिर इसको हम बोलते हैं गणितीय पद। ठीक है साथियों, समझ गए। तो हमने क्या पढ़ा, जब चर और अचर राशियों का जो समावेश होता है उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने जो बहुपद की। तो बहुपद उसे बोलते हैं जिसमें बीजीय व्यंजकों का समावेश हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। इसमें तो हम करते हैं चर और अचर राशियों का समावेश, इसमें हम करते हैं बीजीय व्यंजकों का समावेश, इनको हम क्या बोलने वाले हैं, बहुपद। ठीक है साथियों, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बहुपद के बारे में। तो ठीक है साथियों, अब बहुपद के बारे में, बहुपद में क्या क्या होता है, पहले हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बताने वाले हैं कि बहुपद, तो बहुपद के हमने ये तो हमने ये तो बात कर ली कि जो बहुपद है वो बीजीय व्यंजकों का समावेश होता है। अब इन बीजीय व्यंजकों का समावेश करने का भी तो कोई तरीका होता होगा। तो पहला तरीका होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम गणितीय पद बोलते हैं, तो बीजीय व्यंजकों के पदों का समावेश, अगर उसमें एक पद आता है तो उसको हम बोलते हैं एक पद वाला बहुपद। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बात करने वाले हैं पदों के आधार पर। ठीक है, अब पदों के आधार पर हम क्या बात करने वाले हैं, बहुपद की। ठीक है साथियों, तो जैसे किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बहुपद में या किसी गणितीय पद में एक पद आ रहा है, जैसे आपका ये पद आ गया, तो ये हो गया आपका एक पद। क्या हो गया साथियों, ऐसे बीजीय व्यंजक जहां इसमें एक ही पद हो। ठीक है, एक ही बीजीय व्यंजक हो, ये आपका क्या हो गया, चर राशि का स्क्वायर है, ये अलग चीज है। ये इसके क्या हो गया, गुणा में अचर राशि, एक ही बीजीय व्यंजक है। ठीक है साथियों, अर्थात एक ही पद है, तो इसको हम बोलने वाले हैं एक पद बहुपद। एक पद बहुपद, क्या साथियों, क्या दोस्तों समझ में आया नहीं आया, जिसमें क्या हो, एक पद हो, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक पद बहुपद। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से अगर किसी बहुपद में, किसी पद में दो पद आ जाए, दो बीजीय व्यंजकों का समावेश हो जाए। ठीक है साथियों, तो जैसे मैं बात करूं, ये लो साथियों, इसमें अलग अलग चर भी हो सकते हैं और एक चर भी हो सकते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूं। तो ठीक है साथियों, इसमें भी अपने दो पद होंगे, इसमें भी अपने दो पद होंगे, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, दो पद बहुपद। एग्जाम में पूछे जा सकता है, बड़े आसानी से एक क्वेश्चन देगा, एक पद लिखेगा और पूछेगा इसमें कितने पद है। क्या साथियों, इसमें कितने पद है, तो आपको गिनना है, एक दो, दो पद, सिंपल सी चीज है। जैसे इसमें 5 और लिख दे, तो इसमें अब कितने पद हो गए, 1 2 3, इसके प्लस में एक और अचर संख्या लिख दी, तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये इसको हम बोलेंगे 3 पद बहुपद। क्या बोलेंगे साथियों, 3 पद बहुपद। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर किसी पद में 3 बीजीय व्यंजकों का समावेश होगा तो उसके हम क्या बोलेंगे, 3 पद बहुपद। इसमें ध्यान रखने वाली चीज यह है, इसमें अचर संख्या को भी हम क्या बोलते हैं, एक पद बोलते हैं। कौन सा पद हम बोल सकते हैं, जैसे इसके गुणा में कोई चर संख्या नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, किसी भी संख्या की घात 0 होने को हम क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं। तो हमें ये तो पता है कि 5 के गुणा में 1 है, ये तो हमें पता ही है। तो हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 5 गुणा x की घात 0, तो ये 0 घात वाला अपना बीजीय व्यंजक हो गया, अर्थात ये भी तो एक पद हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया तो ये भी एक पद हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको 3 पद वाला बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो हमने बात कर ली पदों के आधार पर बहुपद की। ठीक है साथियों, अब हम बात करने वाले हैं एक अन्य प्रकार की। ठीक है साथियों, उसमें हम बात करेंगे चरों के आधार पर। किसके आधार पर साथियों, चरों के आधार पर बात करने वाले चर। ठीक है साथियों, अगर किसी आपका जो बीजीय व्यंजक है, कोई गणितीय पद है, उसमें अगर एक ही चर आए तो उसको हम बोलेंगे एक चर बहुपद। ठीक है, जैसे 5y² प्लस आपका
जो 7y है प्लस 3। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही बहुपद आ रहा है, एक ही आपका जो चर आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा चर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर मैं अक्स लिख दूं तो इसमें कितने चर हो गए, 2। परंतु यहाँ पर जब मैंने केवल y लिखा है तो केवल एक ही चर आ रहा है, ठीक है साथियों, एक ही वेरिएबल आ रहा है, अर्थात एक ही ऐसी संख्या है जिसका मान निश्चित है नहीं है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक चर बहुपद, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से अगर किसी गणितीय पद में 2 चर आ जाए, क्या हो जाए साथियों, 2 चर, तो इसको तो हम बोलेंगे एक चर, ठीक है, एक चर बहुपद। अगर 2 चर आ जाते हैं, जैसे मैं बात करूं 5x प्लस 7y बराबर 7, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, 2 चर बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल ऐसे आ गए, 2 चर ऐसे आ गए जिनका मान निश्चित नहीं है, 2 राशि ऐसी आ गई जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसको इसलिए हम इसको बोलने वाले हैं 2 चर बहुपद। क्या साथियों, 2 चर बहुपद। समझ गए साथियों। अगर किसी गणितीय पद या अगर किसी गणितीय पद में या समीकरण में अगर 3 चर आ जाएंगे तो उसको हम बोलने वाले 3 चर बहुपद, 5 आ जाएंगे तो 5 चर बहुपद, 1000 आ जाएंगे तो 1000 चर वाला बहुपद। बड़ा ही सिंपल सा आसान है, ठीक है साथियों। तो इसको हम बोलने वाले हैं 2 चर बहुपद, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की बात करें तो उसको हम बोलने वाले हैं घातों के आधार पर, ठीक है साथियों। तो ये 3 जो आधार है मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे। तो तीसरा है घात के आधार पर, ठीक है साथियों, पावर के आधार पर। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 0 हो, क्या हो साथियों, 0 हो, तो उसको हम बोलने वाले हैं शून्य घात बहुपद, शून्य बहुपद। क्या बोलने वाले हैं साथियों, शून्य बहुपद। एग्जाम्पल, जितनी भी चर राशियां हैं, अभी मैंने बताया किसी भी राशि की अगर हम घात करें, पावर 0 करें, तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1। अगर मान लेते हैं हम कि x की पावर, y की पावर 0 है, तो चलो y की पावर का 0 का मान तो अपने पास क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं इसके गुणा में 7 लिख दूं तो इसका मान कितना होगा, 7 गुणा y की पावर 0 कितना होता है अपना साथियों, 1 होता है। क्या होता है साथियों, 1 होता है, ठीक है। तो 7 गुणा 1 कितना हो गया, 7। तो ऐसे जितने भी अपने जो अचर राशि आएगी, कॉन्स्टेंट नंबर्स आएंगे, अर्थात वास्तविक संख्या आएंगी, उनके सबके गुणा में हम कोई ना कोई चर की घात 0 लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो वो सभी क्या हो गए, शून्य घात के बहुपद, ठीक है, शून्य चर वाले, शून्य घात वाले बहुपद। क्योंकि इन सब में जो चर राशियां हैं इनकी अधिकतम घात कितनी है, 0, ठीक है साथियों। तो शून्य बहुपद में क्या आने वाला है, सभी अचर राशियां। क्या आने वाला है, सभी अचर राशियां। तो यहां से समझ में आ गया, बड़ा ही आसान सा चीज है। एग्जाम में हो सकता है कि ये लॉजिक पूछ ले, निम्न में से कौन सा शून्य घात का बहुपद है, तो आपको वहां पे कौन सा संख्या देखनी है, वहां पर हमें चर राशियां नहीं देखनी है, वहां पे चर राशि को नहीं देखना है, एक्स वाई जेड को नहीं ढूंढना है, वहां पर ऐसी चीज ढूंढनी है जहां पर जो अचर हो, जो अचर राशि होगी उसी के गुणा में शून्य घात का चर छुपा हुआ है, और उसको हम बोलने वाले हैं शून्य बहुपद, ठीक है साथियों। बड़ा ही आसान सा लॉजिक था। इसके बाद में अगर हम एक जो रेखिक बहुपद की बात करें, तो ऐसा बहुपद जिसमें अपने जो बहुपद है जिसकी अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी। जैसे आपका ax प्लस बी बराबर 0, तो ये क्या हो गया आपका शून्य घात का आपका रेखिक बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें आपके जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात क्या होने वाली है, 1 होने वाली, ठीक है साथियों। तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, रेखिक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसकी घात में मैंने 1 नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, एक यहाँ पे एक चीज है कि a और b है, वो क्या है, अपना अचर राशि है, ठीक है साथियों। तो a और b को हम चर नहीं मान रहे, तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि a और b क्या है, अपनी अचर राशि, ये मैं मान रहा हूँ। इसके रूप की समीकरण की बात करूँ तो जैसे 5x प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पे a और b क्या हो गया, चर राशि, अचर राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना चर है उसकी इसकी जो घात है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है साथियों। तो ये तो ये तो सीधी से लॉजिक वाली बात है कि मैंने यहाँ पर भी तो 7 की घात 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम ये 7 की घात 1 का मान 7 ही तो होता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर 7 की घात कितनी है, 1 है। अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता, 7 की घात 2 होती तो उसका मान 49 होता, ठीक है। लेकिन 7 की घात 1 का मान तो हमेशा क्या होने वाला है,
7 होने वाले इस, लेकिन यहाँ पे घात तो हमेशा इसकी एक ही रहने वाली है। यहाँ पे तो हमें सीधा लॉजिक की बात है कि यहाँ पे जब अक्स की घात के रूप में कोई संख्या नहीं लिखी हुई होती है तो वो हमेशा कितनी होती है साथियों, 1 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी बहुपद में अक्स की घात अपने 2 हो तो उसको बोलते हैं 2 घात का बहुपद, 3 हो तो 3 घात का बहुपद, 4 हो तो 4 घात का बहुपद। जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ भी है कि 2 चर वाले रैखिक बहुपद, अर्थात जहां वहां पर अक्स की अधिकतम घात अर्थात चरों की अधिकतम घात क्या होने वाली है, 1 होगी, अर्थात रैखिक होगा। और वहां पे उसने खुद ने बोला है, आपके सिलेबस में उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 चर वाले, अर्थात उसमें 2 चर आने वाले हैं, फिर चाहे वो एक्स वाई हो, पी क्यू हो, एक्स वाई वाई जेड हो, ए बी हो, सी डी हो, कुछ भी हो सकता है, एम एन हो। तो वहां पे चर तो कितने आने वाले हैं, 2, और उनकी घात कितनी आएगी, रैखिक आपका बहुपद है, अर्थात उन दोनों की अधिकतम घात कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। और उनका हल हो या फिर उनका ऐसा कोई प्रतिबंध आपसे पूछ सकता है। ठीक है साथियों, जैसा कि अपन इस क्लास में आपके जो क्वेश्चंस होने वाले प्रीवियस ईयर के, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो साथियों, इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के जो ग्रेड 3 और आपके जो रीट एग्जाम के द्वारा आयोजित किए गए हैं उनमें आपके एग्जाम में पूछे गए। आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं पूछेगा, आपसे लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली बहुपदों के बारे में कि बहुपद हम बोलते किसको है। ठीक है साथियों, तो जो आपने बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, राशियाँ पढ़ी है, चर और अचर राशियों का समावेश पढ़ा है, ठीक है साथियों, तो उनको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और बीजीय व्यंजकों का अर्थात गणितीय पदों का समावेश को ही हम क्या बोलने वाले हैं, बहुपद। बहुपद को हम उनके अलग अलग प्रकार के आधार पर उनके बारे में, उनके जो प्रकार है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पदों के आधार पर हो गए, एक चरों के आधार पर और एक घातों के आधार पर, ये आपके बहुपद हो गए। इसके अलावा बहुपद है वो एक बहुत एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो बहुत लेंथी आपको जो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको पीएचडी भी कर सकते हो, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं बहुपदों के बारे में, जो इनके शून्यांक होते हैं और जो इनके ज्यामितीय अर्थ होता है। अधिकांशतः साथियों यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, शून्यांक और आपके जो ज्यामितीय अर्थ है उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं इनके शून्यांकों की बात कर लेता हूँ। तो ऐसी संख्या जिसके ऊपर वो बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं साथियों, आपका शून्य आपका जो शून्यांक है। जैसे मैं बात करूं ए अक्स प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पे अगर अक्स की घात की बात करें तो एक घात है, अर्थात एक रैखिक बहुपद है। ठीक है साथियों, जहां पर आपके ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है साथियों, कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे आपकी जो चर राशि है, वेरिएबल है, वो क्या होने वाला है, y। तो साथियों यहाँ पर जो अक्स का जो मान होगा उसी मान को, यहाँ पे मैंने देखो साथियों बहुत ध्यान से लिखा है, एक मैंने इसको जी शून्य के बराबर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, शून्यांक चाहिए। तो इस अक्स की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये समीकरण को संतुष्ट करे उसको हम क्या बोलने वाले हैं, शून्यांक। क्या बोलने वाले साथियों, शून्यांक। तो जैसे मैं बात करूं तो आपका जो ए एक्स है वो प्लस बी है, वो बराबर में क्या है साथियों, 0 है। अब हमें पता है अगर ये समीकरण है संतुलन में है तो इस समीकरण को संतुलन में बनाए रखने के लिए हमें क्या, जो कोई भी अगर हम संक्रिया करने वाले हैं तो वो बराबर के दोनों तरफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं साथियों, बराबर के दोनों तरफ करने वाले। अगर कोई संक्रिया हमने किसी भी एक साइड कर दी तो समीकरण साम्य में अर्थात संतुलन में नहीं रहेगा। तो हम जो भी प्रतिक्रिया, जो भी संक्रिया या फिर जो भी कार्य करने वाले हैं वो बराबर के दोनों तरफ करेंगे। ठीक है साथियों, तो जैसे मैं आपसे करना चाहूं तो ए एक्स प्लस बी, इस बी को हमें हटाना है तो मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है साथियों, ये प्लस में था, इसको माइनस कर देता हूं तो ये हट जाएगा, क्योंकि प्लस के बी में से बी घटाऊंगा तो शून्य आ जाएगा। अब बराबर के इस तरफ मैंने बी घटाया है तो इस तरफ भी तो घटाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ए एक्स प्लस 0 बराबर 0 में से बी को घटाया तो माइनस बी। बड़ा ही सिंपल सा चीज। अब इस अक्ष के गुणा में ए है, क्या है साथियों, इस अक्ष के गुणा में ए है, अर्थात इस अक्ष का जो गुणांक है, ये चीज भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है
कि आपको एक इक्वेशन देगा और इक्वेशन में पूछेगा कि यहाँ पर x का क्या गुणांक होने वाला है, y का क्या गुणांक होने वाला है, तो वहां पर आप इस चीज को समझ सकते हो कि x के जो गुणा में जो भी आपका चर होगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके गुणा में जो संख्या होगी, अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर आपको 1 लिखना है। अगर आपको वो वेरिएबल ही नहीं दिया है अर्थात उसके गुणा में क्या होने वाला है, जैसे मैं बोलूं कि 5x² प्लस 7y बराबर 0। अब मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर z का गुणांक क्या है, लेकिन यहाँ पर तो z का बहुपद ही नहीं है, z का कोई पद ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं कि x² प्लस 7y प्लस हमें क्या चाहिए, z का गुणांक चाहिए, तो 0 गुणा z का गुणांक, ये बन गया 0 से z गुणा होके 0, अर्थात अपने पास z का जो गुणांक है वो क्या निकलने वाला है, 0। इसी प्रकार से y का गुणांक क्या है हमारे पास 7। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम -7 लिखते, परंतु यहाँ पे प्लस है तो +7 आपका क्या हो गया, y का गुणांक। इसी प्रकार से x का गुणांक हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 5। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमें बड़े आसानी से हम इनके गुणांकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हमारी तरफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना जो मैटर है उसमें मैंने बताया कि a है वो इसका गुणांक है और बराबर में हमें क्या मिल गया, -b। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पर हो गया आपके a जो गुणा में है, इसी प्रकार से मैं दोनों तरफ इनका भाग दूं, जो -a है दोनों तरफ देने का रीजन मैंने अभी बताया कि अपना जो समीकरण है वो किस में होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरफ आपका भाग दे दिया। अब यहाँ से जो आपका a है वो दोनों के इस a से ये a क्या होने वाला है, अपना कट जाने वाला है। ठीक है साथियों, क्योंकि a में हम a का, यहाँ पे a और x है वो दोनों गुणा में है, इसलिए मैं इस a में इस a का भाग दे सकता हूँ। परंतु अगर ये प्लस या माइनस के चिन्ह में यहाँ पे उपस्थित होता, जैसे a प्लस x और a माइनस x के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता, तो इनमें मैं a का भाग नहीं दे सकता। ठीक है साथियों, अर्थात इस a को मैं इस a से काट नहीं सकता था, परंतु यहाँ पर क्या है साथियों, ये आपके गुणा में है, तो हम मैंने इस a में इस a का भाग दिया, तो आपके क्या आ गया, 1 आ गया, और अपना समीकरण क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या बच गया साथियों, x बराबर -b/a। ठीक है साथियों, हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -b/a। ठीक है साथियों, अब हमें आपको एक चीज हमें बतानी है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां पर जो a है, अरे तो साथियों यहाँ पर जो a है वो इस अक्ष का गुणांक है और b है वो क्या है, आपका अचर पद है। ठीक है साथियों, तो देख लो साथियों, यहाँ पर जो अचर पद है और बटे में क्या आ रहा है, अपना जो चर है उसका गुणांक। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो इसको हम बोलने वाले हैं, तो जो इसके शून्यांकों का, अपना शून्यांक क्या हो गया, ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अक्ष की जो वैल्यू आ रही है, इस अक्ष की वैल्यू इस समीकरण में रखे तो वो क्या होगा, ये समीकरण शून्य के बराबर हमें प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रख के बताता हूँ, तो a गुणा अक्ष का मान हमारे पास क्या है, -b/a। क्या प्राप्त हुआ साथियों, -b/a बराबर प्लस में क्या है साथियों, अपना +b बराबर 0। बड़ा ही आसान सा चीज है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस a से ये a कट गया। ठीक है साथियों, कैसे कटा, a में a का भाग गया, कट गया, ये -b, ये +b, इस -b से ये +b कट गया, क्या प्राप्त हुआ साथियों, 0। तो क्या अपना LHS और RHS बराबर नहीं है, आ गया, अर्थात ये क्या हुआ, -b/a क्या है, अपना अचर पद है। और हमें ये भी पता है कि b क्या है, अपना क्या है, b अचर पद है। बटे a क्या है, अपना चर का गुणांक, चर अक्ष का गुणांक। ठीक है साथियों, ये किसके बराबर आए हैं, आपके अक्ष के बराबर। अक्ष क्या है, अक्ष क्या है साथियों, अपना अक्ष के बराबर आया है, अर्थात ये क्या है, अपने -b/a क्या है, अपना एक शून्यांक है। तो इस चीज को हम बोलने वाले हैं शून्यांक और इसके गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है साथियों, क्या होने वाला है, शून्यांक और इसके जो अचर पद और इनके गुणांक हैं उनके मध्य संबंध, ये आपका तीसरा चीज हो गया। ठीक है साथियों, तो जब ये जो बहुपद के शून्यांक है वो उनके बारे में हम सीख चुके हैं। अब बात एक
चीज और लिखी हुई है वो है आपका ज्यामितीय अर्थ। क्या है साथियों? ज्यामितीय अर्थ। अब इसके ज्यामितीय अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है बहुत बार आपने बहुत अच्छी सी ये चीज देखी हुई है, ये जो आपका निर्देशांक ज्यामिति होता है। अब यहाँ पर जो आपका बहुपद है वो एक चर का है, ठीक है साथियों। तो हम इस चीज को हम इस प्रकार से देखते हैं, एक चर है तो हम इसमें y वाला क्यों खींचे, एक ही बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अक्ष का मान आ रहा है वो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा, होगा कि नहीं? ठीक है साथियों, अगर हमें इस ये जो लाइन है y बराबर mx प्लस सी, ये जो आपका समीकरण है, ये जो आपका बहुपद है वो इसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या साथियों बताओ, क्या वो इसके जैसे दिखाई दे रहा है? ए की जगह क्या है m और बी की जगह क्या है c, वैसा ही तो दिख रहा है। और ये समीकरण ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने सरल रेखा के समीकरण को, सरल रेखा के समीकरण को हमें क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में हमें ये बताता है। तो जब हम इस बहुपद को इसके बराबर रखें, या फिर इसको हम ये जो आपका बहुपद है वो अक्ष के एक बहुपद है, तो इसको हम एफ एक्स के बराबर लिख सकते हैं, या हम इसको एक वाई मान लेते हैं। ठीक है साथियों, तो ये क्या बन गया? एक आपका समीकरण बन गया कि y बराबर ए एक्स प्लस बी, एक प्रकार का समीकरण बन गया। ठीक है साथियों, तो ये आपका y हो गया। अब समीकरण एक सरल रेखा की इक्वेशन तो हमें सबको पता ही है कि ये जो सरल ये जो m है वो एक स्लोप को बताता है। ठीक है साथियों, और ये पूरा किसको बता रहा है? अपने सरल रेखा को। ठीक है साथियों, अगर हम अक्ष का मान शून्य रखें तो ये बताता है कि ये जो अपनी सरल रेखा है, अक्ष का मान शून्य रखने पर ये पूरा 0, और जो y है वो किसके बराबर आ रहा है? अचर पद के। ठीक है साथियों, तो अक्ष का मान जैसे ही हम अक्ष और y का मान जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये हमें मूल बिंदु से इनके विचलन के बारे में बताता है। ठीक है साथियों, तो अक्ष के बारे में 0 रखते हैं, हमें पता चल रहा है कि y बराबर क्या आ रहा है? c। तो मान लेते हैं कि अक्ष का मान 0 कहाँ है? अक्ष का मान 0 इस पूरी लाइन के ऊपर है, और आपका जो c है वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं मिलने वाला है। यही तो हमारे पास प्राप्त हुआ, इसका मतलब यही तो है। ठीक है, जैसे अपने मान लेते हैं कि c बराबर 2 है, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, अर्थात आपका जो समीकरण है वो इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। क्या है साथियों? इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं y बराबर 0 मान लूं तो आपका अक्ष बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? माइनस सी अपॉन एम, या फिर अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है क्या साथियों? माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस बी अपॉन ए है, हो सकता है कि इनमें से किसी चर का मान माइनस में हो तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है। अगर प्लस हुआ तो इसका मान इस जो आपका मूल बिंदु उसके उस तरफ मिलने वाला है, और माइनस हुआ तो इस तरफ मिलने वाला है। क्या साथियों? माइनस हुआ तो इस तरफ मिलने वाला है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो आपका माइनस बी अपॉन ए है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत अक्ष जो रेखा है, अक्ष जो निर्देशांक है उसके ऊपर मिलने वाला है। क्या साथियों? अक्ष निर्देशांक के ऊपर मिलने वाला है। यहाँ पर अक्ष का एक ही मान है, अर्थात एक ही बार इसको क्या करने वाला है? प्रतिच्छेद करने वाला है, कट करने वाला है। मान लेते हैं वो आपका बिंदु यहाँ पे है या फिर यहाँ पर है। अगर यहाँ पे होगा, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो ऐसे गुजरेगा। ठीक है साथियों, अगर यहाँ है तो ऐसे गुजरेगा, अगर कहीं और है तो ऐसे। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक बिंदु से होकर वो गुजरने वाला है। ठीक है साथियों, अर्थात अक्ष को वो एक बार प्रतिच्छेद करने वाला है। ये इसका ज्यामितीय अर्थ हो गया। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया? इसका ज्यामितीय अर्थ हो गया। इसी प्रकार से इनके जो ज्यामितीय अर्थ है, ये आपका एक घात का रैखिक बहुपद था। अगर 2 घात का होता तो 2 घात के बारे में हम बात करते, 3 घात का होता 3 घात की हम बात करते, परंतु हम इनके जो अधिकतम भार इसको जो काटेगा उतने ही आपके वास्तविक शून्यांक हमें प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपकी बेसिक जानकारी थी इनके बारे में। एक बार हम द्विघात के बारे में और बात कर लेंगे। आपके द्विघात के बहुपद है वो एक अलग से उनका टॉपिक दिया हुआ है, और बहुत बार वहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है साथियों, इस पूरे टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए इसके जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और इस क्लास को आपका जो रिवीजन टॉपिक है, आपका जो आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अगला नेक्स्ट आपके एक टॉपिक दिया हुआ है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है साथियों, ये हम बचपन से पढ़ते आए। यहाँ आपका क्या होता है साथियों? भाजक।
ठीक है। इस भाजक में हमें यहाँ बीच में होता है आपका भाज्य। क्या होता है साथियों? भाज्य। ठीक है। इस भाज्य में हम किसी संख्या का भाग देते हैं, उसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है साथियों। फिर शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? भाग देने के पश्चात यहाँ पर हमें प्राप्त होता है भागफल। क्या प्राप्त होता है साथियों? भागफल। क्या प्राप्त हो गया? भागफल। और अंत में अगर कोई संख्या रह जाती है जिसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? शेषफल। ठीक है। इसे हम क्या बोलने वाले हैं? शेषफल। तो ये वही आपकी इक्वेशन है। भाज्य बराबर क्या होता है? हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब हम किस प्रकार से चेक करते थे? इन दोनों को आपस में गुणा करते थे और ये नीचे वाली संख्या हम क्या करते थे? जोड़ते थे। वो किसके बराबर हो जाती थी? अपने भाज्य के बराबर। तो अभी भी तो वही चीज है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है। और ये इसको लिखने का तरीका है कि कोई संख्या है ए, इसमें हमने भाग दिया बी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? क्यू। और जो आपका शेषफल है वो आपका आर के रूप में प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आर है, ये जो शेषफल है, इस शेषफल में इस भाजक का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसलिए जो आपका आर है, अर्थात ये जो आर है वो आपका इस भाजक से क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक आने वाला है। ठीक है साथियों। और b से छोटा होगा, अर्थात ये जो आपका r है वो 0 से तो बड़ा होगा। और जो आपका भाजक है जिसका हम भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं साथियों? b का। तो आपका जो b है इससे छोटा होने वाला है। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है साथियों, अर्थात डिवीजन एल्गोरिथम, भाग देने की एक एल्गोरिथम। और इसी का एक पर्टिकुलर केस है आपका ये वाला, जिसमें आपको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ये शेषफल के बारे में बताता है। ठीक है साथियों। इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो हम उनके बारे में बात करने वाला। सेम वही टॉपिक है। ये बात आपका जो शेषफल प्रमेय है, ये बात करता है आपके बहुपदों से संबंधित, अर्थात किसी बहुपद में अन्य बहुपद का भाग देने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है, ठीक है साथियों, अर्थात भागफल। और जो आपके जो शेषफल जो बचने वाला है उसको हम बोलने वाले हैं शेषफल प्रमेय। बिल्कुल इसी का एक पर्टिकुलर केस है, बाकी कोई स्पेशल चीज ये है नहीं। आपके सिलेबस में इसका कोई क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उनके बारे में बात कर लेंगे। इसका कुछ लॉजिक होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अंदर इसका भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत छोटा सा लॉजिक का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डीप में आपके जाएगा नहीं। वैसे इस टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो हम ज्यादा इनके बारे में सोचने वाले हैं नहीं। उसके अलावा आपके एक क्वेश्चन आता है आपकी बीजीय सर्वसमीकरणों का। ठीक है साथियों। तो बीजीय सर्वसमीकरण आपके कुछ लिखी हुई है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता ही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये एक रिवीजन क्लास है, वरना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर जब कभी मुझे मौका मिला इस सेवा का कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, इसको हम किस प्रकार से, ये दोनों बराबर कैसे हो रहे हैं, इनको मैं जियोमेट्रिकली आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हम बड़ा इजीली इनके बारे में देख लेते हैं कि x माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कुछ लिमिटेड आपके फॉर्मूले हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी प्रकार से कुछ फॉर्मूले हैं, बड़े इजीली हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया ताकि आपका समय खराब नहीं हो। अगर किसी साथी को इनके बारे में पता नहीं है तो आप एक बार यूट्यूब के ऊपर अपनी स्क्रीन को, अपने जो वीडियो है आपका, उसको रोक कर या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने पास लिख कर रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था द्विघात समीकरण। ठीक है साथियों। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ, सीधा सिंपली बता देता हूँ। अगर इसका शून्य अंक निकालना हो तो आपको मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। उस सूत्र से आप डायरेक्ट निकालने वाले हो। जो आपका अक्स का गुणांक है उसको हम माइनस में लिखने वाले हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यह आपका फॉर्मूला होने वाला है श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पे x के अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर जो x के जो अधिकतम वास्तविक शून्यांक है वो कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक चीज बोली है, अधिकतम एक वर्ड बोला है, उसको ध्यान में रखना है। या तो हमारे पास दोनों ही काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे 2 घात के समीकरण का, या फिर दोनों ही वास्तविक। ठीक है साथियों।
अब काल्पनिक मूल कब प्राप्त होंगे, क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने, काल्पनिक मूल कब प्राप्त होगा, अर्थात हमारे पास जो मूलों की प्रकृति है वो कब वास्तविक होगी और कब काल्पनिक होगी। तो इसको हम बात करने वाले हैं इधर, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान। क्या निकालने वाले हैं साथियों, 4ac का मान, ठीक है साथियों। इसका मान निकालेंगे और अगर इसका मान आपके नेगेटिव में आ गया अर्थात 0 से कम आ गया, क्या आ गया साथियों, 0 से कम आ गया। अगर इसका मान 0 से कम आता है तो हमारे पास जो मूल है वो कैसे प्राप्त होने वाले हैं, काल्पनिक, ठीक है साथियों। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप स्टार लगा लो। आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ये चीज डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपको इसमें से इक्वेशन देगा और बोलेगा, पूछेगा कि इसके मूल काल्पनिक कब होंगे अर्थात वास्तविक कब नहीं होंगे। जब वास्तविक नहीं होंगे तो आपके मूल है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और कब होंगे, जब आपके b² माइनस 4ac है जो अंडर रूट वाली संख्या है उसका मान आपके नेगेटिव में हो, तब कैसे होंगे, मूल आपके काल्पनिक होंगे, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से अगर b² माइनस 4ac का मान आपके 0 के बराबर आ गए तो आपके मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे साथियों, वास्तविक होंगे और मूल आपके समान होंगे, वास्तविक व समान अर्थात दोनों मूल इक्वल। बड़ा ही सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि जब इसका मान 0 हो गया तो अपना अक्ष का मान क्या आ गया, -b/2a। अक्ष की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो शून्यांक कितने प्राप्त होने वाले हैं, 2। तो अर्थात आपका जो दूसरा शून्यांक है वो भी यही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपका एक बार प्लस में 0, एक बार माइनस में 0। तो साथियों यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका मान 0 है। तो आपके जो दोनों मूल है वो क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों मूल बराबर हो गए और वो क्या हुए, अक्ष बराबर -b/2a, ठीक है साथियों। क्या हो गया, -b/2a। बड़ा ही सिंपल सी चीज है, मैंने बड़े आसानी से समझाई है। इसी प्रकार से अगर b² माइनस 4ac का मान आपके 0 से बड़ा आ जाता है तो आपके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और वास्तविक होने के साथ दोनों मूल अलग अलग होंगे, है समान होने वाले हैं। अब असमान मूल कैसे होंगे इसकी बात अगर हम कर लेते हैं, तो साथियों वास्तविक आपके जो दोनों मूल है वो असमान कैसे होने वाले हैं, असमान इस प्रकार से होंगे कि आपका जो ये वाली संख्या है ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो एक बार आपको प्लस में लेना पड़ेगा इसके जैसे और एक बार आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो आपको दो अलग अलग संख्या क्या होने वाली है, प्राप्त होने वाली है, और आपके जो दोनों मूल है वो क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। अगर हम इनके जो गुणांक और इनके जो शून्यांक के मध्य संबंध की बात करें तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया तो उसी प्रकार से इनके संबंध की बात करें तो जब आपके जो दो मूल मानते हैं, इसके अक्ष की जो अधिकतम घात कितनी है 2, तो इनके कितने मूल प्राप्त होने वाले हैं 2। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, इनके एक दो मूल है, तो इन दोनों मूलों का योग आपके प्राप्त होने वाला है -b/a, अर्थात आपके अक्ष का गुणांक और अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से इन दोनों मूलों का आपका जो गुणांक है वो आपके प्राप्त होने वाला है आपके c/a, अर्थात आपका अचर पद और उसमें किसका भाग जा रहा है, आपके अक्ष की जो अक्ष की घात 2 है, अर्थात अक्ष की घात 2 का जो गुणांक a है उसका इसमें क्या जाने वाला है, डिवाइड जाने वाला है। तो ये आपके है आपके जो इस जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण के मूल जो शून्यांक है और इनके गुणांक है उनके मध्य संबंध है। ठीक है साथियों, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से उनके शून्यांक निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर हम इनके ज्योमेट्री की बात करें तो ये जो द्विघात समीकरण है वो आपको ज्योमेट्रिकली अर्थात ज्यामितीय रूप से किस प्रकार से दिखाई देता है उसकी अगर हम बात करें तो साथियों आपका जो द्विघात समीकरण है वो एक ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। इसमें हमें पता है कि ये दो घात का समीकरण है, अर्थात ये इसकी जो अधिकतम शून्यांक है वो कितने प्राप्त होने वाले हैं, आपको 2 प्राप्त होने वाले हैं। अगर इसके अधिकतम शून्यांक 2 प्राप्त होने वाले तो ये जो आपके अक्ष वाली लाइन है इसको ये 2 बार कट करेगा, फिर चाहे वो इस प्रकार से भी कर सकता है और इस प्रकार से भी कर सकता है। ठीक है साथियों, तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसके दो जैसे हमने अभी निकाले थे कि जो इसके
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 आता है तो दोनों मूल क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, इस लाइन को जस्ट ऐसे टच करके निकलता है। जब इसको टच करके निकलता है तो आपके दोनों मूल आपके धनात्मक होते हैं, और अगर ऋणात्मक दिशा में अगर ये टच करके निकलता है तो आपके दोनों मूल क्या होते हैं, आपके ऋणात्मक। इसी प्रकार से यह जो आपका समीकरण है वो नीचे भी जा सकते हैं, और ये कंडीशन आपकी डिपेंड करती है आपके ए, बी और सी के मान पर। तो इस टॉपिक को जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ। बहुत जल्द आपके लिए नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी जब भर्ती आएगी उससे पूर्व, तो आप क्लब क्लासेज के साथ जुड़े रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से लॉजिक देखा है, हम क्वेश्चन को कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं और हम कितने आसान तरीके से अपने पेपर को हल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अपना काम है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए गणित को इतना ईजी बनाऊं कि आपको गणित से बिल्कुल भय नहीं हो, और आपको इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत अच्छे से मार्क्स अर्जित कर सकता हूँ और बहुत समय भी बचा सकता हूँ। क्योंकि गणित ही एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको आंसर लगाते ही आपको विश्वास दिलाएगा कि ये मेरा आंसर सही है, और आपका एग्जाम में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो क्या करने वाला है साथियों, बढ़ाने वाला है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बहुपद के शून्यांकों का योग और उनके गुणांक बराबर है, अभी हमने इसका क्वेश्चन किया है, अर्थात जो आपका जो बहुपद के जो शून्यांक है वो क्या हो गया साथियों, अल्फा और बीटा। ठीक है साथियों, तो इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अभी हमने पता किया था कि बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है, हमारे पास अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक हमारे पास कितना है, -3 डिवाइड बाई अक्ष स्क्वायर का गुणांक अर्थात के बराबर अल्फा बीटा क्या होता है साथियों, -c/a। ये क्या होता है साथियों, -b/a बराबर c/a। तो आपका c की वैल्यू क्या है, आपके -6 के डिवाइड बाई आपके a की वैल्यू क्या है साथियों, k। इसको हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, और अक्स का मान इजीली निकाल लेंगे। मैक्सिमम 20 सेकंड का ये आंसर है अपना। कैसे क्या हो गया आपका, के नीचे से नीचे आपका क्या हो गया, कट हो गया। क्या हो गया साथियों, कट हो गया। तो ये कैसे, तो क्या आपका नीचे से कट हो गया। शेषफल आपका बचा -3 बराबर -6 के, माइनस माइनस हो गया आपके प्लस। ये जो आपके गुणा में है 6, इधर आइए तो आपके भाग में हो गया, और 3 का 6 में भाग गया तो 1/2। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाला है, आपके जो 1/2। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अब हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका ग्रेड 3 2023 एग्जाम में पूछा गया, 2023 एग्जाम है ग्रेड 3। तो आपका होने वाला है 16 माइनस x की घात 4, 16 माइनस x की घात 6 प्लस 2x की घात 3, y की घात 3 माइनस y की घात 6। ठीक है साथियों, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है कि x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2x की घात 3, y की घात 3 माइनस y की घात 6। इस प्रकार का हमें एक आइडिया लग रहा है कि जो आपका एक सर्व समीकरण है, जो हमने अभी आपको दिखाई थी, अभी हमने देखी थी कि x की घात 2 प्लस 2x y प्लस y की घात 2, तो ये आपके सर्व समीकरण है वो x प्लस y की घात 2 के प्रकार की थी। तो हमें लग रहा है कि कुछ कुछ ये सर्व समीकरण है वो इसी के जैसी हमें दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से हम करने वाले हैं 16, यहाँ पे सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। x की घात 3 की घात 2 प्लस 2x की घात 3 y की घात 3। हमने यहाँ पर y आपका जो x है, x के गुणांक में जो माइनस चिन्ह था उसको हमने क्या लिया है, बाहर लिया है। तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है साथियों, चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्लस था तो वो आपके होने वाला है माइनस, अर्थात तो प्लस ये जो संख्या है वो प्लस की है, तो प्लस माइनस आपके माइनस हो गया, माइनस माइनस आपके प्लस हो गया, माइनस माइनस आपके क्या हो गया साथियों, प्लस। वो आपका होने वाला है y की घात 3 की घात 2। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी सर्व समीकरण है इसी प्रकार की आ रही है, इसी के जैसे आपको दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 16 माइनस x की घात 3, आपके जो बीच में आपका माइनस है। ठीक है साथियों, अगर ये माइनस होता है तो आपका यहाँ क्या आने वाला है, माइनस। तो माइनस
y की घात 3 और इसकी घात आपके हो रही है 2। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार की आपको क्या हो गई, एक सर्वसमीका प्राप्त हो गई। आपको ये भी पता है कि एक सर्वसमीका हमने देखी है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर, एक बार इन दोनों को हम प्लस में लिखने वाले हैं और इनके गुणा में एक बार इन दोनों को माइनस में लिखने वाले हैं। तो ये भी सर्वसमीका हमने देखी है। तो इसी प्रकार की जो ये जो 4 है, जो 16 है, उसको हम 4 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे आपके हो गया x की घात 3 माइनस y की घात 3 की घात 2। तो ये इसी के प्रकार का एक हमें रूप दिखाई दे रहा है। तो इसी के जैसे हम इन दोनों को एक बार प्लस के रूप में लिख लेंगे और एक बार माइनस के रूप में लिख लेंगे। तो 4 प्लस x की घात 3 माइनस y की घात 3 और एक बार इनको हम लिखने वाले हैं माइनस के रूप में। तो 4 माइनस x की घात 3 माइनस y की घात 3। हमें पता है कि ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो होने वाला है एक बार प्लस माइनस माइनस के रूप में और माइनस माइनस प्लस के रूप में। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से दोनों संख्या हमें दो रूप में प्राप्त हो गई। तो हमने देखा है कि दोनों के रूप अंदर आपके जो 4 है वो प्लस के हैं, तो ये गलत आपका ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ऑप्शन बच गया आपका सिर्फ ए। बड़ा ही आसान से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है साथियों, जो गणित है अगर आप उसके पीछे लगोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी गणित है वो आपका बहुत हेल्प करने वाली है, आपकी बहुत सहायता करने वाली है और आपके लिए बहुत अच्छा सा कार्य करने वाली है और आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत सहायता देने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया हुआ है और उसका हमें क्या करना है साथियों, गुणनखंड करना है। बिल्कुल उसी के जैसा एक समीकरण है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त है, समीकरण 4√3 x की घात 2 प्लस 5x प्लस जो आपका 2√3 है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो अचर पद है वो आपका कैसा है, माइनस में है और कैसा है, 2√3 के रूप में। तो सबसे पहले इनके रूप में जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल ना करके पहले ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, बहुत अच्छे से घुर के इनको देखो कि अचर पद ऐसा कहाँ है कि दोनों अचर पद आपके कैसे होने चाहिए, माइनस में। अगर ऐसा हमें मिल सकता है तो उसको हम यहीं से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका बहुपद है -√3 + 2, ये तो आपका हो सकता है। उसके ऊपर जाते हैं माइनस माइनस प्लस, दोनों को जब हम गुणा करने वाले हैं तो ये जो आपके अचर पद है वो आपस में गुणा होंगे। तो जब ये भी माइनस में है और ये भी आपके माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन हमें कैसा चाहिए, माइनस चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस, हाँ ये आ सकता है। तो आगे हम बात करते हैं माइनस प्लस, हाँ ये भी माइनस, ये भी आ सकता है। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो अचर पद है वो क्या हो रहा है, प्लस में आएगा और क्या आएगा, जो आपका x स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात जो आपके अचर पद गुणनखंड करने के पश्चात जो आपके चरों के जो गुणनफल है उनको गुणा करने पर आपका क्या आना चाहिए, धनात्मक संख्या आनी चाहिए और 4√3 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से के अंदर ये आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आपका ऑप्शन क्या है, आपका कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए तो देखिए हम 4√3, ये तो आपका कैंसिल हो ही चुका है। यहाँ पे 2 × 2 4√3, ये भी आ सकता है। 4 × 3 ये भी आ सकता है। 4 × √3 ये भी आ सकता है। तो हाँ, यहाँ से अपने ऑप्शन है वो कैंसिल नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हमें इनके क्या है, अब हम इसका जो अच्छा तरीका है जो अपने पास प्राप्त है उसके अनुसार हमें इसका क्या करने वाले हैं, उसके शून्यांक निकालने वाले हैं। हमें पता है इसका जो शून्यांक है वो होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपका जो b है वो क्या है, आपका अक्ष का गुणांक है, तो आपके क्या हो गया, -5। ठीक है साथियों, प्लस माइनस √b² अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान आपके है 4√3 और c का मान है आपके -2√3 डिवाइड बाई 2a 4√3। ये अपने पास क्या हो गए, इसके मूल हमें प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है साथियों, -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम अगर हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस। अब हमें हल करना है इनको, 4 × 4 √3 गुणा 2√3। तो सबसे पहले तो हम 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32। ठीक है साथियों, √3 को √3 से गुणा किया तो
3। ठीक है साथियों, तो 32 को अपन 3 से गुणा करते हैं तो 6 और 96। ठीक है साथियों, बड़े आसानी से हमने इसका हल कर लिया। तो अंडर रूट में हमें किसी प्रकार की संख्या मिल गई 96 डिवाइड बाई 4 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 8 अंडर रूट 3। क्या हो गया साथियों, 8 अंडर रूट 3। अब अगर हम बात करें इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 96 प्लस 25 हमारे पास प्राप्त होता है आपके 96 प्लस 25 हमारे पास होता है 6 और 5 11, एक बच गए, 9 और 2 11 और 2 21। ठीक है साथियों, 121 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 11। अर्थात आपके जो मूल है वो आपके हो गए एक बार प्लस में 11 और एक बार माइनस में 11। ठीक है साथियों, जब हम प्लस में लेते हैं तो 11 में से अपन प्लस में लेंगे तो जब 11 प्लस के होंगे तो माइनस का 5 घटाने पर हमारे पास प्राप्त होने वाला है 6 8 अंडर रूट 3। ठीक है साथियों, एक मिनट साथियों, हमें क्या करना था, हमें गुणनखंड निकालना था, हमने गलती से क्या कर दिया साथियों, शून्यांक निकाल दी। ठीक है साथियों, लेकिन अपन शून्यांक की बात करते हैं तो शून्यांक हमारे पास इस प्रकार से निकालने जाने वाले हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैंने गलती से ये जो क्वेश्चन है वो ठीक से देखा नहीं, लेकिन शून्यांक है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैंने गलती से कर ही दिया है तो इसको अब हम इस प्रकार से कर लेते हैं। तो अक्स के बराबर आया है, एक बार मेरे आए हैं 6/8 अंडर रूट 3 और एक बार आया है अक्स बराबर -16/8 अंडर रूट 3। जहाँ पे कटता है उनको तो हम काट देते हैं, 6 के आधे 3, 8 के आधे 4, 3 को अंडर रूट 3 से काटते हैं तो अंडर रूट 3। इसी प्रकार से 16 और 8 को काटते हैं तो -2। इस अंडर रूट 3 को हल करना चाहे तो नीचे 3। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हो गया। तो अक्स बराबर क्या हो गया, एक बार तो आगे इस 4 को इधर लेके आते हैं तो गुणा में, -3 आते हैं प्लस में अंडर रूट 3। इसी प्रकार से इसको अगर हम हल करते हैं तो इस जो आपके नीचे आपका 3 है वो तो आगे इधर गुणा में, और इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 अक्स और 3 अक्स प्लस 2 रूट 3। ठीक है साथियों, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यह आपका छोटा सा एक कैलकुलेशन था, थोड़ा क्वेश्चन को हमने गलत समझ लिया और गलत हल किया। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 4 अक्स प्लस 3। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर है। इसको अपन थोड़ा इजी वाले तरीके से एक बार कर लेते हैं जिसमें आपको ये क्वेश्चन वापस समझ आ जाए। आंसर हम कर सकते हैं, गलती से कर दिया कोई बात नहीं, हमें करने हैं इनके गुणनखंड, इनके फैक्टर करने हैं। 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अक्स माइनस 2 अंडर रूट 3। अब हम 5 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि उनका गुणनफल है वो अक्स स्क्वायर के जो गुणांक है और आपका जो अचर पद है उनके बराबर हमें प्राप्त हो जाए। तो इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे, तो 4 को अंडर रूट 3 से अगर हम गुणा करते हैं 2 अंडर रूट 3 से, ये संख्या माइनस की है तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होने वाला है माइनस। इन दोनों को गुणा करते हैं तो 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो 3। अर्थात गुणा करने पर इनके जो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं 5 के, कि टुकड़े करने के पश्चात हमारे पास जो संख्या है वो किस प्रकार की प्राप्त हो, हमें माइनस की 24। ठीक है साथियों, तो हमें पता है एक टुकड़ा बड़ा टुकड़ा हमारे पास, तो हमें गुणा करने पर माइनस की संख्या प्राप्त हो रही है, तो एक टुकड़ा अपने पास प्लस का प्राप्त होने वाला है, एक टुकड़ा आपका माइनस के प्राप्त होने वाला है। और दोनों टुकड़ों को जोड़ने के पश्चात हमारे पास जो संख्या है वो किस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए, प्लस की। ठीक है साथियों, और वो भी आपकी 5। ठीक है साथियों, तो मैंने यहाँ पर टुकड़े कर दिए हैं 5x प्लस 8x माइनस 3x। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम इन दोनों के टुकड़े करने वाले हैं और इसको हल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से इन दोनों में से 4 और अक्स दोनों में से कॉमन लिए जा सकते हैं, तो मैंने 4 अक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर अंडर रूट 3x बच गया और यहाँ पर 2 बच गया। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ
और अंडर रूट 3 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास प्राप्त होता है यहाँ पर अंडर रूट 3x, और यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लिया तो प्लस, और यहाँ पे प्राप्त होने वाला है 2। इन दोनों को मैंने कॉमन लिया तो अंडर रूट 3x प्लस 2 हमें प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4x माइनस अंडर रूट 3 प्राप्त होने वाला है। ये अपना जो मेथड है वो हमने गलती से उसके शून्यांक का मेथड लगा दिया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर शून्यांक भी अगर निकालने होते तो हम डायरेक्ट निकालते -b/a, जो कि आपके अल्फा प्लस बीटा के रूप का है। इसी प्रकार से अल्फा और बीटा के रूप का होगा आपका c/a। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हमें दो शून्यांकों का योग और गुणनफल मिल चुका है। तो हम इस क्वेश्चन का जो शून्यांक है वो ऑप्शन के जरिए दोनों शून्यांकों का गुणनफल करते, इसके बराबर देखते, तो यहाँ से आपके ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाता। परंतु यहाँ पर आपके गुणनखंड पूछे हैं, इसलिए आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें, x की घात 3 प्लस y की घात, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सर्वसमीका डायरेक्ट पूछी है। हमें पता है कि जो आपका x की घात 3 प्लस y की घात 3 है वो सर्वसमीका पूछी। अगर याद नहीं होती है, अगर याद हो जाती है तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है क्या साथियों, अगर आपको ये सर्वसमीका गलती से याद नहीं हो पाती है तो हम देखेंगे, हमें पता है कि x प्लस y की घात 3 की सर्वसमीका कौन सी है। हमें पता है x की घात 3 है प्लस y की घात 3 है -3xy प्लस 3xy गुणा x माइनस y प्लस xy। ठीक है साथियों, इस प्रकार की सर्वसमीका का हमें पता है, हमें इन दोनों के बराबर चाहिए, तो इस संख्या को हम इधर भेज सकते हैं। तो x प्लस y की घात 3 माइनस 3xy x गुणा x प्लस y। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम इस सर्वसमीका को हल करके इसके बराबर निकाल सकते हैं। अब हमें पता है इसके गुणा में ये है, तो दोनों में से हम ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई की घात 2 माइनस 3xy। ठीक है साथियों, इसको अगर हम हल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy माइनस 3xy, अगर हम इसको हल करते हैं तो एक संख्या आपकी x स्क्वायर प्लस 2xy का रूप के हमें समीका प्राप्त। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक ये जो 3 है वो माइनस का है, यहाँ पे 2 है वो प्लस का है। अगर हम इसको हल करते हैं तो माइनस का xy हमें प्राप्त होने वाला है। अगर यहाँ पे लॉजिक को पकड़ के लेके चलना चाहते हो कि x प्लस वाई वाला हमारे पास हो तो गुणा में तो आपका x प्लस वाई वाला होगा, और बड़े वाली संख्या की जो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उसके गुणा में माइनस का क्या होने वाला है, xy। इसी प्रकार से अगर सर्वसमीका आपके माइनस वाली हो, x की घात 3 माइनस y की घात 3 की सर्वसमीका हो, तो x माइनस वाई गुणा x की घात 2 इसका विपरीत चिन्ह प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये जो आपका बड़ी वाली संख्या है, जो बड़े वाला आपका जो गुणनखंड है उसके साथ आपका जो चिन्ह है वो विपरीत आने वाला है, और जो छोटे वाला आपका जो गुणनखंड है उसके साथ चिन्ह आपका प्लस, आपका जो सेम चिन्ह आपका उसके साथ लगने वाला है। तो यहाँ से आप इस छोटे से लॉजिक को पकड़कर इसको याद रखने का प्रयास कीजिए और डायरेक्ट अपने आंसर है उसको देखकर टिक कीजिए। नेक्स्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके आ चुका है, x की घात 3 माइनस 8। ठीक है साथियों, यहाँ पर a की घात 3 माइनस b की घात 3 के रूप का एक सर्वसमीका हमारे पास प्राप्त हो गई। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा आपका एक गुणनखंड है। तो अभी मैंने बताया है, तो यहाँ पर 8 है वो आपका 2 की घात 3 के रूप का है, तो इसका जो गुणनखंड होने वाला है, तो जो छोटे वाला गुणनखंड है वो सेम चिन्ह के साथ आने वाला है। तो x माइनस तो आपका सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। अगर यहाँ से आपको पता नहीं चलता है तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे रख के दे सकते हो, जैसे कि x बराबर आपके यहाँ पर अगर इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर आपके 2 हो गया, और x के मान को यहाँ पर रख के देख लेंगे कि अगर ये इसका गुणनखंड है अर्थात इसके मान को इस समीकरण में रखने पर यह भी आपका एक शून्यांक होने वाला है, और इसका एक शून्यांक होगा और इस पूरे समीकरण को 0 के बराबर रखने वाला है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो आप समीकरण के अनुसार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से ये बिल्कुल आपका लास्ट क्वेश्चन था, उसी के लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक समीकरण है, समीकरण को हल करके आपका x का मान हमें प्राप्त करना है। ठीक है साथियों, तो करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ से आपको मान रख के देख लीजिए, सबसे पहले 0 रख के देखिए, तो 2/3 गुणा 0 माइनस 4
प्लस 2/2 गुणा 0 माइनस 6। ठीक है साथियों, तो 3 से 0 गुणा होके 0, 2/-4 प्लस 2 जीरो से गुणा होके 0 माइनस 6। ठीक है साथियों, तो -1/2 प्लस माइनस -1/3 इस प्रकार का आपका समीकरण हो रहा है, जो कि आपके 0 के बराबर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल। इसी प्रकार से दूसरा करते हैं, तो इस प्रकार से एक तरीका तो आपका ये होने वाला है। ठीक है साथियों, अगर दूसरे तरीके की बात करें तो एलसीएम लेके अक्स के रूप में एक समीकरण बनाइए और अक्स का मान वहां पे आप प्राप्त कर लीजिए। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो 3x - 4 गुणा 2x - 6। ठीक है साथियों, इसके गुणा में है 2, इसके गुणा में भी क्या है आपके 2। एलसीएम मैंने ले लिया है। इस पूरी संख्या में इसका भाग देंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका बचेगा जो आपके अंश के गुणा में होने वाला है। ठीक है साथियों, बीच में प्लस है, प्लस इसी प्रकार से इस संख्या का इस पूरी संख्या में भाग देंगे तो ये आपका कट जाने वाला है, बचेगा आपका ये जो कि आपका अंश के गुणा में होने वाला है। ठीक है साथियों, जो आपके न्यूमरेटर के गुणा में होने वाला है। अब हम बराबर में आपका 0 है, ये संख्या भाग में है, इधर जाएगी तो आपके गुणा में होगी। शून्य से गुणा होकर जो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट इक्वेशन है नीचे वाली, वो पूरी 0 से गुणा होकर 0 होने वाली है, क्योंकि 0 से कितनी भी बड़ी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो वो गुणा होकर आपके 0 ही होने वाली है। ठीक है साथियों, जो 0 है वो प्रत्येक संख्या को अपने अंदर मिला लेता है। तो कौन कहता है कि गणित के अंदर इमोशन नहीं है? ये देखिए साथियों, 0 इतना बड़ा इसका विशाल हृदय है कि कोई भी इसके अंदर आता है तो इसका होके रह जाता है, इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बड़ा विशाल हृदय वाला आपका अपना जो 0 है, इसको अपने अंदर समा लेता है। ठीक है साथियों, अगर हम इसको हल करना चाहते हैं, 2 को 2x से गुणा करेंगे तो 4x, माइनस 2 को 6 से गुणा करने वाले हैं तो 12, प्लस 2 को 3x से गुणा करने वाले हैं तो 6x, और 2 को 4 से गुणा करने वाले हैं तो 8 बराबर 0। तो 6 और 4 अपना 10 अक्ष, और 12 8 अपने 20 बराबर 0। तो 10 अक्ष बराबर 20 और अक्ष बराबर 2। ठीक है साथियों, बड़ी आसानी से हम इसका आंसर प्राप्त करने वाले हैं। इस मेथड से करने जाओगे ऑप्शन से तो हो सकता है कि आपने अगर डायरेक्ट यही कर लिया तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने गलती से ये ऑप्शन ऊपर से आप ट्राई करने के लिए बैठ के तो चौथे ऑप्शन तक आते आते आपको 1-1.5 मिनट लग जाएंगे। तो कभी कभी आपका ऑप्शन से हल करने पर आपको डायरेक्ट इजीली हो सकता है, कभी कभी आपका ऑप्शन से क्वेश्चंस करने पर आपका समय ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो अब कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, कौन से क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है, तो इसका हमें पता चलने वाला है बार बार अपनी जो प्रैक्टिस है उसके माध्यम से। जब क्वेश्चन को देखोगे तब आपको लगेगा कि इसको मैं अगर लॉन्ग मेथड से कर लूँ तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो आपको वो वाला मेथड लगाना है। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उस क्वेश्चन को आपका जो हल करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो आपका उतना ही ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस पर बेसिस है। फिर से आपका वही क्वेश्चन आ चुका है साथियों, वही गुणनखंड का क्वेश्चन है, वही सर्वसमीकरण का वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देख रहा है कि x की घात 4 माइनस x माइनस वाई की घात 4। अब ये उसी प्रकार का सर्वसमीकरण है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर x की घात 2, इसकी घात 2, अर्थात जब घात के घात गुणा में होती है तो घातें आपस में गुणा होने, जब घात के अन्य संख्या कोई घात हो तो घातें आपस में गुणा होने वाली है। इसी प्रकार से x माइनस 2 की घात, x माइनस वाई की घात 2 और उसकी घात 2। ठीक है साथियों, दोनों को आपस में हल करेंगे तो x की घात 2 प्लस x माइनस वाई की घात 2, इसके गुणा में आने वाला है x की घात 2 माइनस x माइनस वाई की घात। तो फिर से ये वाली सर्वसमीकरण यहाँ पर लगाएंगे तो x माइनस x प्लस x माइनस वाई और गुणा में x माइनस वाई। ठीक है साथियों, अगर इस माइनस को चिन्ह को अगर हम हल करेंगे तो x, ठीक है साथियों, तो x प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है साथियों, ये वाला इसे कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई और यहाँ पे बचा आपका y, और आपका यहाँ पर गुणा में बचेगा आपका x स्क्वायर। अगर हम इसको हल करना चाहें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों को हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इनके गुणा में आपका होने वाला है 2x माइनस वाई गुणा में
वाई। ठीक है साथियों, तो ये आपका हो गया गुणनखंड। यहाँ से हम देखते हैं गुणा में अक्स है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इन दोनों में वाई है, ठीक है, ये आ सकता है, तो 2x माइनस वाई आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, ये नहीं आएगा, ऑप्शन आपका ये बच गया। ठीक है साथियों, एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को देखना चाहते हो देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, x माइनस वाई का स्क्वायर हमें दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस वाई की घात 4 हमें प्राप्त करनी है। अब हमें पता है कि x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 को अगर हम हल करें तो x की घात 2 की घात 2 माइनस वाई की घात 2 की घात 2, घातों के जब घातों के संख्या कोई अन्य घात में हो तो घातें आपस में गुणा होने वाली है, तो दोनों की घात हमें 4 प्राप्त होने वाली है। यह आपकी डायरेक्ट सर्वसमीका है, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 और x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, इन दोनों के मान हमारे पास रखे हुए हैं, तो 15 गुणा 12 बराबर हम डायरेक्टली इनके आंसर को हमें निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणनखंड करने का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि इसके गुणनखंड कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपके जो संख्या है वो है 16 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस 4/5 एक्स वाई प्लस 3/16 वाई स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो हमें टुकड़े करने हैं इनके और गुणा करने पर आने चाहिए इनके बराबर, तो गुणा करने पर आने चाहिए 16/25 गुणा 3/16 और आपके इनके क्या करने हैं आपके टुकड़े, इन दोनों को हल करते हैं तो अपना मुद्दा आता है 3/25। ठीक है साथियों, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो टुकड़े करने के पश्चात हमारे को चाहिए नीचे वाली संख्या चाहिए 25। ठीक है साथियों, तो हमारे नीचे संख्या के टुकड़े होंगे 5 और 5। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से ऊपर वाली संख्या के गुणा करने के पश्चात प्राप्त होनी चाहिए 3, जोड़ने पर चाहिए हमें -4। ठीक है साथियों, तो यहाँ से देखने का पता चल रहा है कि जो आपके टुकड़े होंगे जो 4 का है वो माइनस का है और आपके टुकड़े होने के पश्चात हमारे को संख्या चाहिए वो धनात्मक चाहिए। ठीक है साथियों, तो एक टुकड़ा होगा आपका धनात्मक और दूसरा टुकड़ा भी होगा आपका धनात्मक। ठीक है साथियों, सॉरी, आपके जो दोनों ही टुकड़े होंगे वो ऋणात्मक होंगे, तभी जब दो ऋणात्मक संख्या आपके आपस में गुणा होगी तो हमें प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो आपकी धनात्मक होने वाली है। ठीक है साथियों, तो अपने जो टुकड़े हैं जो -4 है उसके दोनों टुकड़े हमें क्या करने चाहिए धनात्मक करने हो, जो दोनों टुकड़े आपके ऋणात्मक वाले करने होंगे, नेगेटिव वाली संख्या से गुणा होकर आपके प्लस की संख्या आने वाली है। ठीक है साथियों, तो 4 के इस प्रकार कैसे टुकड़े करें कि हमें गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए, तो एक टुकड़ा आपका 3, दूसरा टुकड़ा आपका 1, दोनों को जोड़ने पर 4, दोनों के टुकड़े हम माइनस में कर देते हैं, तो गुणा करने के पश्चात माइनस का 3 और माइनस का 1 है वो आपका प्लस का 3 आ जाता है, और -3 और -1 को जोड़ते हैं तो -4 भी आ जाते हैं। तो हमारे पास जो टुकड़े हैं -3/5 और -1/5 हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा विचार करके बीच वाली संख्या के जो हम टुकड़े हैं वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सर्वसमीका के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और इस प्रकार से इसके टुकड़े हमें निकालने वाले हैं। अब क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, वाई जो इसके इस वाई को इस वाई से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये संख्या प्लस की है परंतु इन दोनों को गुणा करने पर ये दोनों माइनस के आ रहे हैं, ये ऑप्शन आपका कैंसिल। इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल, इन दोनों को गुणा करने पर आपके पास प्लस आ रहे हैं, हाँ तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों को आपस में गुणा करने पर तो माइनस की संख्या आनी चाहिए, परंतु यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या आ रही है, अर्थात ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल है। तो हमें इन सब के ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन से हम ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन जब ऑप्शन से करना आ जाएगा तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय बचेगा, परंतु हर बार हम ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन से करने पर हमें अधिक समय खा जाता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना है या फिर आपके जो तरीके से उस क्वेश्चन को
करना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा सजातीय पद है, बड़े ही आसान है, आसान सा तरीका है साथियों। यहाँ पे हमें पता चल रहा है 8 और 3 आ रहे हैं, तो 8 को यहाँ पर 13 वाला ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि चॉइस है उसके गुणनखंड आपके 8 और 3 होने वाले हैं, ये ऑप्शन कैंसिल है। ठीक है साथियों, बाकी सब में ऐसा ही है। यहाँ पर सी 2 बार है, यहाँ पर बी 2 बार है, ये आ नहीं सकता, ऑप्शन बच गया आपका बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। इसमें से इस संख्या को घटाना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर आपके जो अक्स स्क्वायर की वाली संख्या है -2 है, येलो साथियों, ये हमने यहाँ पर रख दी है। दूसरा है आपका वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की संख्या मैंने आपके यहाँ रख दी है। सॉरी साथियों, अपन को क्वेश्चन करना है, वो बोल रहा है कि इसमें से इसको घटाना है, तो हम इसको इसमें से ही घटाने वाले हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई है, उसको वापस अपन ने ठीक कर लिया है। इसमें से इसको घटाना है, अपने जो 3xy है उसके नीचे हम xy वाली संख्या को रखने वाले हैं, माइनस में है, ठीक है। उसके बाद में वाई स्क्वायर है, +7y² है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर है, तो -5x² है। इसको इसमें से घटाने वाले हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है साथियों, बड़े आसानी से हमने ये कर लिया। 5x में से 2x गए तो कितने बचे अपने 3x। ठीक है साथियों, 3x² अपने कौन से आने वाले हैं, धनात्मक, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट करते हैं। माइनस के 7y² में से 2y² घट गए तो अपने पास आ गया -5y² -5i² की बात करें तो अपने ऑप्शन ये अपना कैंसिल। बड़े आसानी से हमने ये क्वेश्चन इजीली हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें से इसको भाग देना है, तो सबसे पहले क्या हमें को देखने से पता चल रहा है कि ऊपर वाली संख्या में इसका पूरा भाग जा रहा है, तभी हमारे पास ऑप्शन इस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है साथियों, अर्थात हमें पता होना चाहिए कि आपके जो ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है, उसकी संख्या को इससे गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर आएंगे, तभी ये इसके भाग देने पर इनके बराबर आ रहा है। क्योंकि भाग इसके बराबर जो संख्या आएगी वो इनमें से कोई है, और इस संख्या को जब हम इधर लेके आएंगे तो वो गुणा होके इसके बराबर होने वाली है। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अचर पद क्या होने वाला है, 10। तो इनमें से जो भी कोई अचर पद होगा, जो राइट आंसर होगा, उसका 2 से गुणा होकर हमारे पास क्या आना चाहिए, 10। तो ठीक है साथियों, तो 2 से 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 5 को करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में अचर पद अपना 5 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। अपने डायरेक्ट अपना आंसर ढूंढ लिया है, मात्र 10 सेकंड में हमने अपना आंसर ढूंढ लिया है। इस प्रकार से मात्र 10-10 सेकंड में हम गणित के क्वेश्चन से बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना वो क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो साथियों, यहाँ पर हम आसान मेथड से नहीं कर सकते, थोड़े हमें क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। हल इस प्रकार से करना पड़ेगा कि इन दोनों का गुणनफल है वो मध्य वाली संख्या के गुणांक के गुणनफल के बराबर होने वाला है, और वो संख्या आपने 9, और इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होने वाला है 9 गुणा -40। इसको हम करते हैं तो -360। ठीक है साथियों, तो हमारे पास टुकड़े होंगे, इकाई का अंक हमारे पास कितना आ रहा है, 0। अर्थात अपना जो टुकड़ा होगा उनमें से एक टुकड़ा का या तो आपका 0 होने वाला है इकाई का अंक, या फिर आपका 5 होने वाला है, जिससे 5 उस संख्या से गुणा होकर इकाई का अंक आपका क्या लेके आए। ठीक है साथियों, क्या आपके 0 लेकर आए। ठीक है साथियों, तो अगर हम टुकड़े की बात करें तो -10। ठीक है साथियों, -10 और 1, ये तो बहुत छोटा हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, -20 और आपके 11, परंतु यहाँ पर भी आपके -220 ही आते हैं, तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ से थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको हम 15 कर लेते हैं, इसको अपन -24 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल 360 आ चुका है। एक टुकड़ा -24 होने वाला है, एक टुकड़ा प्लस अपने आपके 15 होने वाला है। ठीक है साथियों, टुकड़ा अब हमें मिल चुका है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 9a² -24ab प्लस 15ab -40b²। ठीक है साथियों, टुकड़े हमें मिल चुके हैं। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3a को हम कॉमन लेंगे, तो 3a -8b।
ठीक है साथियों। इसी प्रकार से यहाँ से हमें 5b को कॉमन लेने वाले हैं, यहाँ पर 3a बचने वाला है और यहाँ पर 8b बचने वाला है। एक टुकड़ा आपका 3a माइनस 8b हो रहा है, एक टुकड़ा आपके 3a प्लस 5b हो रहा है। दोनों टुकड़े हमें मिल चुके हैं। ये टुकड़ा प्लस का ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके बचा 3a प्लस 5b और 3a माइनस 8b। ठीक है साथियों, बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन में समय लगना है क्योंकि कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को दोबारा भी देखना है ताकि अपने पास कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हमें प्राप्त नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें गुणनखंड करने हैं। हम देख रहे हैं कि बार बार गुणनखंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग हर बार आ रहा है कि एग्जाम में से 2% आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुपद से आने वाला है और 1% आपका गुणनखंड से आने वाला है। ठीक है साथियों, तो अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन आने वाली संख्या a है और 5 भी है, तो 5a को कॉमन लेंगे, a बचेंगे और यहाँ पर 3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से हमें बचने वाली संख्या है, एक तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा और b कॉमन लेना पड़ेगा। हमने माइनस वाली संख्या कॉमन ले चुकी है, 3 बचे हैं, यहाँ पर -2 कॉमन ले चुके हैं, प्लस आएगा प्लस a। ठीक है साथियों, आपके जो टुकड़े होने वाले हैं a प्लस 3 और 5a माइनस 2b। ठीक है साथियों, a प्लस 3 तो ये माइनस वाला टुकड़ा कैंसिल और 5a प्लस माइनस 2b। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है साथियों, इसको हम हल कर लेते हैं। 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम हल करते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab, 5 को 3 से गुणा करते हैं 15, 15 को 2 से करते हैं 30। ठीक है साथियों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली सर्व समीकरण से मैंने इसको हल किया। माइनस में 60x है। ठीक है साथियों, इसको अगर हम यहाँ लेके शिफ्ट करते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 25, ये 60 में से 30 गए, आपके आते हैं 30x। यहाँ से इस सर्व समीका में अगर हम माइनस का कर देते हैं तो ये सर्व समीका आपके बन जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से सर्व समीका में जो आपका अक्स का गुणांक है उसे हम अगर माइनस का कर रहे हैं तो सर्व समीका में एकमात्र माइनस का चेंज होने वाला है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट सर्व समीका से हम इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। नेक्स्ट आपके है अक्स की घात 3 2 अक्स प्लस आपका 1, अर्थात माफ करना साथियों, यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका एक ही गुणनखंड करना है। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से ना करने के बजाय ऑप्शन से करने वाले हैं। अगर इसको हम हल करते हैं तो अक्स के बराबर 1 आता है, इसको करते हैं तो अक्स के बराबर -1 आता है, इसको हल करते हैं तो अक्स के बराबर -2 आता है, इसको हल करते हैं तो अक्स के बराबर 2 आता है। अब हम इसके अंदर अक्स का मान रख के देखते हैं। जिस अक्स की वैल्यू के बराबर अपनी जो समीकरण है वो शून्य के बराबर होगा, इनमें से वही उसका एक गुणनखंड होने वाला है। ठीक है साथियों, अक्स बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ से प्राप्त होता है 1 माइनस 2 प्लस 1, अर्थात ये 0। ये लो, पहला ही ऑप्शन हमें मिल चुका है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से अगर -1 रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा -1, यहाँ से प्राप्त होगा +2 +1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल। इसी प्रकार से -2 रखेंगे और 2 रखेंगे और हम ऑप्शन को कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट के भिन्नांक को निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में वैसे भी करवाया था, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फिर से है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक दिन में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। इसका जो भिन्नांक है वो 45 मिनट के सापेक्ष निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। इसको हम 15 का भाग देते हैं तो 15 को 3 से गुणा करते हैं तो 45 और 15 को 4 से करते हैं तो 60, 24 को 4 से गुणा करते हैं तो 96 आपका 192 डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऊपर बड़ी वाली संख्या नीचे है तो 3/192। ठीक है साथियों, इसको अगर हम हल करते हैं तो 1 6 4 इस प्रकार की कोई हमें संख्या प्राप्त हो रही है।
ठीक है साथियों, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से करने वाले हो। ये क्वेश्चन आप ही के लिए मैं दोबारा लेके आया हूँ। अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को हम कितना और कैसे वेटेज दे सकते हैं। ठीक है साथियों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हमें फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को निश्चित रूप से लगातार और रेगुलरली अपनी तैयारी को जारी रखिए।